नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माइनर पेपर की, जो कि है ई-कॉमर्स। माइनर पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का। और ये माइनर पेपर है ईएफएम सब्जेक्ट का, यानी कि कॉमर्स में जो ईएफएम सब्जेक्ट है उसका ये माइनर पेपर है। जिस भी स्टूडेंट के सेमेस्टर फर्स्ट में ई कॉमर्स एज ए माइनर पेपर है, उन बच्चों के लिए ये क्लास है बेहद खास। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और इससे पहले एक छोटी सी बात और, कि हमने आज से तकरीबन 1 साल पहले, यानी कि जब पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर आया था, तो उसके लिए भी हमने ई कॉमर्स की एक अलग से कंप्लीट क्लास डाली थी। बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए स्टूडेंट, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है एप्लीकेबल, कॉमर्स का बच्चा ले नहीं सकता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये क्लास भी देखनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्लास में थोड़ा-सा डिफरेंस है, हालाँकि सिलेबस सेम है। लेकिन बताने का तरीका भी हो सकता है, नोट्स भी हो सकते हैं, तो मैंने उस क्लास को कंटिन्यू नहीं करके एक फ्रेश क्लास आपके लिए लाए हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये क्लास भी आप देखिए, क्योंकि ज़्यादा मैटर आपको मिलेगा तो डेफ़िनेट सी बात है, एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब करते हैं नए सिरे से फिर से ई-कॉमर्स पेपर की शुरुआत, यूनिट फर्स्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ ई-कॉमर्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई-कॉमर्स का, और ई-कॉमर्स से पहले हम बात कर लेते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स या कॉमर्शियल, यानी कि वाणिज्यिक गतिविधियाँ। वाणिज्यिक गतिविधियों का मतलब होता है कि सामान को यहाँ से यहाँ तक लाना, ले जाना, पहुँचाना, और इस बिटवीन जो भी इंटरमीडिएटरीज़ काम करती है, उसे हम कमर्शियल या कॉमर्स के नाम से जानते हैं। इसमें आपका इंश्योरेंस, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि चीज़ों को यहाँ से वहाँ करना, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है पूरा का पूरा, वो एक तरीके से कॉमर्स या कमर्शियल एक्टिविटी का एक बड़ा पार्ट बनता है। अब क्योंकि हम जब खरीदते हैं, बेचते हैं, सामान को इधर से उधर करते हैं, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे ई-कॉमर्स की, यानी कि जब वही लेन-देन क्या हो जाए, डिजिटल हो जाए, वही लेन-देन डिजिटल हो जाए, तो हम उसको कहेंगे ई-कॉमर्स। ये सिंपल सी बात है। जो ऑफ़लाइन एक्टिविटीज़ होती थी खरीदने-बेचने वाली, यदि वो ऑनलाइन होने लग जाए, तो उसे हम ई-कॉमर्स का नाम दे देते हैं। So, origin of e-commerce refers to the beginning and development of buying and selling of goods and services through electronic networks, mainly the internet। यानी कि ई-कॉमर्स की उत्पत्ति का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त की शुरुआत और विकास से है। यानी कि यदि जैसे मान लो अभी आप ये क्लास देख रहे हो, ये क्लास एक तरीके से अभी आपको फ्री मिल रही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, यदि इसी क्लास के लिए हमने आपको कहा कि आपको फी देनी पड़ेगी, तो ये हम आपको सर्विस ही दे रहे हैं, और किसके माध्यम से दे रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से। ये एक ई-कॉमर्स की एक्टिविटी है। हालाँकि अभी भी ये ई-कॉमर्स की एक्टिविटी है। आपके लिए, आपसे हम चार्ज नहीं ले रहे, बट यूट्यूब हमें चार्ज देता ही होगा और देने वाला है। तो कहने का मतलब, कहीं न कहीं से किसी न किसी को इससे इनकम जनरेट हो रही है, वो चाहे यूट्यूब को हो रही हो या चाहे हमें हो रही हो, तो वह भी ई-कॉमर्स की ही एक एक्टिविटी है। The concept of e-commerce started in the 1960s with electronic data interchange, यानी कि ईडीआई, एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जिसे हम ईएफटी कहते हैं, यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि 1960 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के साथ ई कॉमर्स की अवधारणा शुरू हुई, जो कि उस समय की जो बड़ी संस्थाएं थी वो ऐसा किया करती थी। इन द 90s द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि डब्ल्यू एंड द इंटरनेट मेड ई कॉमर्स पॉपुलर अमंग बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। यानी कि 1900 दशक में जब वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई और इंटरनेट का विकास हुआ, तो ई कॉमर्स आम लोगों में और व्यवसायों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो हम ये कह सकते हैं ई कॉमर्स की शुरुआत जनरली 1990s के डिकेड में हुई थी। उस टाइम इंटरनेट अपने आप को डेवलप कर रहा था, और डब्ल्यू डब्ल्यू का भी क्या हो चुका था, इन्वेंशन हो चुका था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वेबसाइटें बनने लग गई थी। तो वेबसाइटों के माध्यम से ही ई कॉमर्स चलन में आया था। Companies like online retailers and service providers started using websites for commercial transactions। यानी कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं ने व्यावसायिक लेन-देन करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू किया। With technological advancement, e-commerce expanded globally and became an essential part of modern business। यानी कि तकनीकी प्रगति हुई, तो तकनीकी प्रगति के साथ-साथ ई-कॉमर्स का वैश्विक, यानी कि ग्लोबल लेवल पे विस्तार हुआ, और यह आज आधुनिक व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो ये है ई-कॉमर्स का बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ई-कॉमर्स की, यानी कि ई-कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? ई-कॉमर्स जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मीन्स कंडक्टिंग कमर्शियल एक्टिविटीज सच एज बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स स्पेशली द इंटरनेट, यानी कि ई-कॉमर्स का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदना, बिक्री करना, विपणन करना, भुगतान करना और वितरण जैसी जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं वो करना ई-कॉमर्स कहा जाता है। यानी कि वो काम जो ऑफ़लाइन हम ये सारे काम जब ऑफ़लाइन करते हैं तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, और जब इनको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं तो इन्हें हम ई-कॉमर्स के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड इसमें क्या-क्या शामिल है? ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन खरीदारी करना, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन भुगतान करना, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। आप दिन-रात इन चीज़ों को यूज़ करते हो, फ़ोन पे में पैसे ट्रांसफ़र करना, बिजली का बिल पेमेंट करना, कोई ऑनलाइन टिकट बुक करवाना, ऑनलाइन आपने कोई ऑर्डर देना, तो रिसीव करना, एलआईसी का पेमेंट करना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ई-कॉमर्स में इंक्लूड की जाती है। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई-कॉमर्स, यानी कि ई-कॉमर्स की मुख्य विशेषताएँ क्या है? इम्पोर्टेंट है, देखो आपका पहला जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो यही पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ई-कॉमर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई-कॉमर्स? ये आपसे एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई-कॉमर्स आर फॉलोज, यानी कि कुछ इसकी जो मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार है। पहला तो है ग्लोबल रीच, यानी कि वैश्विक पहुँच। ई-कॉमर्स अलाउज बिज़नेसेस टू रीच कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड विदाउट जियोग्राफिकल लिमिटेशन, यानी कि ई-कॉमर्स व्यवसाय को बिना भौगोलिक सीमाओं में बांध कर विश्व भर के ग्राहकों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करता है। जैसे आज अपनी यही क्लास है, ई-कॉमर्स की क्लास है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सीकर से, आप देख रहे हो सीकर में, तो क्या ये सीकर तक ही रीच है? नहीं, इसको दुनिया के किसी भी कोने तक देखो, ये लिमिटलेस है, यानी कि पूरी ग्लोबल रीच रखती है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ई-कॉमर्स की जो रीच है वो ग्लोबल है। इसके अलावा 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी कि ये सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध है। ऑनलाइन बिजनेस कैन ऑपरेट राउंड द क्लॉक अनलाइक ट्रेडिशनल स्टोर्स, यानी कि ऑनलाइन व्यवसाय पूरे दिन और पूरी रात संचालित तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अमेज़न पर रात को 12 बजे ऑर्डर कर रहे हो और अमेज़न से आवाज़ आए कि भैया दुकान तो बंद हो गई, अब सुबह आना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 24/7 अवेलेबल रहता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, all transactions such as ordering, payment and billing are done electronically, यानी कि इसमें चाहे ऑर्डर हो, भुगतान हो, बिल हो, सभी लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। दैट मीन्स कोई पेपर कॉस्टिंग नहीं होती, तो इसमें ट्रांज़ैक्शन सारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। नेक्स्ट है स्पीड एंड कन्वीनियंस, यानी कि ये तेज़ है और साथ ही में सुविधाजनक है। जब आपको टाइम मिले तब आप इस पे विज़िट करो और उसी हिसाब से आप काम करो। तो बाइंग एंड सेलिंग कैन बी कंप्लीटेड क्विकली विद मिनिमम एफर्ट्स, यानी कि कम समय में और कम प्रयास में खरीद बिक्री संभव होती है। यानी कि जब आपकी इच्छा करे तब आप इस पे विजिट करके अपना ऑर्डर वगैरह दो, तो कन्वीनियंट है, प्लस साथ में इसकी स्पीड भी है। ऐसा नहीं कि आपने आज ऑर्डर किया है तो 10-15 दिन बाद आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, फिर उसमें आएगा, ऐसे नहीं। आजकल आपको पता है कि 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप की सुविधा चल रही है, तो कहने का मतलब स्पीड है, साथ में कन्वीनियंट है। नेक्स्ट है लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि ई कॉमर्स रिड्यूसेज कॉस्ट रिलेटेड टू फिजिकल स्टोर्स, स्टाफ एंड पेपर वर्क, यानी कि कम संचालन लागत होती है इसकी। कोई भौतिक दुकान नहीं रखनी पड़ती, कर्मचारी कम होते हैं और कागजी कार्य तो और भी कम होते हैं, इसलिए लागत क्या हो जाती है, कम होती है। इसलिए हमें ऑनलाइन जो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑनलाइन जो सेवाएं मिलती है, वो क्या होती है, थोड़ी सी कम मार्केट की तुलना में सस्ती होती है, क्योंकि मार्केट में उनकी फिजिकल दुकान है, वो कर्मचारियों को सैलरी वगैरह देते हैं, पेपर वर्क होता है, तो उनकी कॉस्ट वह प्रोडक्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर सेंट्रिक, यानी कि ग्राहक केंद्रित, यानी कि ये कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच होती है। कस्टमर्स कैन कंपेयर प्रोडक्ट्स, प्राइसेज एंड रिव्यू इजीली, यानी कि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार आसानी से उत्पादों की कीमतों की और समीक्षाओं की तुलना कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप अमेज़न पे जैसे कुछ भी ले रहे हो तो साथ में आप कंपेयर कर सकते हो 2 प्रोडक्ट को। अमेज़न वाला ये नहीं कहेगा कि भैया आप कंपेयर करो तो हमसे मत खरीदा करो, आप कहीं और से जाके खरीदो। ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा कस्टमर सेंट्रिक है। आप जो भी रिव्यू वगैरह होते हैं उनको आराम से इजीली रिव्यू करके फिर आप क्या कर सकते हो, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं ई-कॉमर्स इज कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। अब बात करते हैं की ड्राइवर्स ऑफ ई-कॉमर्स, यानी कि ई-कॉमर्स के मुख्य प्रेरक तत्व क्या है, यानी कि क्यों ये इतना बड़ा? पहला है, समझते हैं। Key drivers of e-commerce are the factors that promote the growth and adoption of e-commerce, यानी कि ई-कॉमर्स के प्रमुख प्रेरक तत्व वे कारक हैं जो इसके विकास और इसको अपनाने में बढ़ावा देते हैं। यानी कि ई-कॉमर्स आज इतना बड़ा है, इतना डेवलप हुआ है और ये अभी और अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो इसके पीछे क्या प्रमुख
फैक्टर्स है जो इसको ये सब करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट पेनिट्रेशन यानी कि इंटरनेट का प्रसार। आज हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो इंटरनेट के अब प्रयोग बढ़ने से ई-कॉमर्स का प्रयोग बढ़ा है, यानी कि इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट बूस्ट्स ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, यानी कि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से ऑनलाइन लेन-देन में वृद्धि हुई है। पहला कारण तो यही है, दूसरा है स्मार्टफ़ोन्स एंड टेक्नोलॉजी। स्मार्टफ़ोन्स स्मार्टफ़ोन्स एंड मोबाइल ऐप्स लाइक मेक ई-कॉमर्स ईज़िली एक्सेसिबल, यानी कि आज स्मार्टफ़ोन और जो मोबाइल है और ई-कॉमर्स के ऐप्स हैं, वो ई-कॉमर्स को आसान बनाते हैं। जैसे आपको कुछ लेना है, आपने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, जिससे भी आपको लेते हो, सबके अपने-अपने ऐप है, तो और भी क्या हो गया, आसान हो चुका है। फिर है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यानी कि आजकल डिजिटल भुगतान प्रणाली हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स इंक्रेज कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी कि आज कई तरीके के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के जो मेथड हैं, वो कैशलेस ट्रांजैक्शन को यानी कि नकद रहित लेन-देनों को बढ़ावा देते हैं। दैट्स व्हाई ई-कॉमर्स बूस्ट हुआ है। फिर है चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर प्रेफर कन्वीनियंस, वैरायटी एंड होम डिलीवरी, यानी कि जो आज का ग्राहक है वो क्या चूज़ करता है, वो सुविधा चूज़ करता है कि चीज़ें मेरी सुविधा के अकॉर्डिंग हो, उसमें वैरायटी हो। ऐसा नहीं कि मुझे एक ही प्रोडक्ट दिखे, मुझे कई तरीके के प्रोडक्ट दिखे, मुझे अच्छा लगे मैं वो ऑर्डर करूँ, प्लस अगर होम डिलीवरी हो जाए तो मैं सबसे पहले उसी को क्या देता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ। तो कहने का मतलब आज जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफ़रेंस चेंज हो चुकी है, दैट्स व्हाई सॉरी जो ई-कॉमर्स है वो इतना बढ़ा है। फिर है कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। ई-कॉमर्स सेव्स टाइम एंड रिड्यूस ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, यानी कि ई-कॉमर्स लागत और समय दोनों की ही बचत करता है। समय बचाता है और साथ ही में लेन-देन की लागत भी क्या करता है, कम करता है। तो ये वो सारे रीज़न हैं जो ई-कॉमर्स को इतना ज़्यादा प्रमोट करने वाले की ड्राइवर के तौर पे जाने जाते हैं। अब बात करते हैं ई-कॉमर्स मॉडल्स की। ये इस यूनिट का सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाएगा। यानी कि या तो आपसे एग्ज़ाम में की ड्राइवर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है, या फिर इस यूनिट से जो क्वेश्चन बनेगा दैट इज़ ई-कॉमर्स मॉडल्स को। तो हम इस ई-कॉमर्स मॉडल को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखो, एक यहाँ पे है बिज़नेस, एक है कंज्यूमर और एक है गवर्नमेंट। ठीक है, मॉडल का मतलब क्या होता है? अब जैसे ये बिज़नेस है तो इनके ऊपर भी बिज़नेस होते हैं जो होलसेलर का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो जब बिज़नेस और बिज़नेस के बीच में ट्रांज़ैक्शन होते हैं तो इसको तो बोलते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि बी टू बी। और जब बिज़नेस और कंज्यूमर के बीच में होते हैं, उसको हम बोलते हैं बिज़नेस टू कंज्यूमर। और जब कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में होते हैं, उनको हम बोलेंगे सी टू सी, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और कंज्यूमर टू बिज़नेस, यानी कि जब कंज्यूमर से बिज़नेस की तरफ हो तो हम इसको कहेंगे कंज्यूमर टू बिज़नेस। और फिर जब बिज़नेस का किसके साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो, तो इसको कहेंगे हम बिज़नेस टू गवर्नमेंट। यानी कि ये ई-कॉमर्स के 5 मॉडल हैं और झटपट ही हम जब इसको समझेंगे तो आपके दिमाग में सारे के सारे सेट हो जाएँगे, बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस की, यानी कि बी टू बी ई-कॉमर्स मॉडल की। Business to business e-commerce refers to online transactions conducted between one business organization and another business organization. यानी कि बी टू बी ई कॉमर्स से तात्पर्य एक व्यावसायिक संगठन और दूसरे व्यावसायिक संगठन के बीच ऑनलाइन लेन-देन होने से है। क्या होता है इस मॉडल में? गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन बल्क क्वांटिटी, यानी कि वस्तुएं और सेवाएं थोक मात्रा में बेची जाती है। यानी कि यहाँ पे मैं कहूँ होलसेलर है जो कि थोक विक्रेता है, और यहाँ पे रिटेलर है जो कि खुदरा विक्रेता है। तो रिटेलर होलसेलर से हमेशा बड़ी अमाउंट में क्या करेगा? सामान खरीदेगा। तो कहने का मतलब इसमें गुड्स और सर्विसेज, पहली बात तो बल्क क्वांटिटी में यानी कि बड़ी मात्रा में या थोक मात्रा में बेची जाती है। ट्रांज़ैक्शन आर यूजुअली ऑफ हाई वैल्यू, यानी कि जो लेन-देन होते हैं वो सामान्यतः अधिक मूल्य के होते हैं, क्योंकि जब मात्रा बड़ी है तो कहने का मतलब पैसा भी इसमें मोटा होता है। लॉन्ग टर्म बिज़नेस रिलेशनशिप्स आर कॉमन, और इसमें दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध बनते हैं, यानी कि ये रिटेलर हमेशा लगभग 1-2 होलसेलर से ही माल मँगवाते हैं। और ज़्यादातर आपको पता ही है टेलीफ़ोनिक काम होता है या फिर ऑर्डर टाइमली इनके डिलीवर होते रहते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं, रिलेशनशिप इनके बीच लॉन्ग टर्म का होता है। इस मॉडल को हम बी टू बी कहते हैं। इसके फीचर क्या है? लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन, यानी कि बड़े स्तर के लेन-देन होते हैं। नेगोशिएटेड प्राइस, यानी कि मोल भाव के आधार पे कीमतें होती है, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस भाव अलग होते हैं और फिर वो बिज़नेस टू कस्टमर को अलग भाव से देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो पार्ले जी ₹5 का मिलता है वो उस दुकान वाले को भी 5 का ही पड़ता है, नहीं, दुकान वाले को ₹5 से कम का पड़ता है, क्योंकि दुकान वाले का जो लेन-देन है वो बिज़नेस टू बिज़नेस है, वहाँ पे प्राइस नेगोशिएटेड रहती है।
फ्यूअर बायर्स बट हायर ऑर्डर वैल्यू, इसमें खरीदार कम होते हैं लेकिन ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस होलसेलर जो होता है उसके अंडर रिटेलरों की संख्या कम होती है लेकिन उनकी अमाउंट बड़ी होती है। अमाउंट बड़ी होती है तो उनका जो ऑर्डर कॉस्ट है या यूँ कहें ऑर्डर वैल्यू है वो भी हाई होती है। यूज़ ऑफ ईडीआई ऑनलाइन पोर्टल्स एंड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इनमें ईडीआई का यूज़ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल होते हैं एंड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में साइन होते हैं। ये बी टू बी मॉडल की विशेषताएं हैं। इंपॉर्टेंस क्या है बी टू बी मॉडल का? इट रिड्यूस्ड प्रिक्योरमेंट कॉस्ट, यानी कि खरीद लागत को कम करते हैं, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस हम जब बात करें तो बिजनेस क्या कि बड़ी अमाउंट में ऑर्डर देता है, तो बड़ी अमाउंट में जब ऑर्डर देते हैं तो पहली बात तो प्राइस भी क्या होती है, कम। फिर दूसरी बात ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। एक ही बार में गाड़ी में सारा सामान आ जाता है, तो जो ऑर्डर कॉस्ट है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वह क्या होती है, कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इट इम्प्रूव्स सप्लाई चेन इफिशिएंसी, ये सप्लाई चेन की इफिशिएंसी को और बढ़ाता है, यानी कि जो बीच में सप्लाई करने वाली जो चेन काम करती है, जहाँ पे कई तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी इफिशिएंसी और ज़्यादा इंप्रूव होती है। इट सेव्स टाइम्स एंड पेपर वर्क, ये समय और कागजी कार्य को कम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग रॉ मटेरियल टू होलसेलर्स, यानी कि जो निर्माता है वो थोक विक्रेताओं को अपना सामान बेचते हैं, यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे होलसेलर है और यहाँ पे रिटेलर सेलर और यहाँ पे कंज्यूमर है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना सामान होलसेलर को देते हैं। यहाँ इनके बीच थोड़े से कम ग्राहक होते हैं, यानी कि होलसेलरों की संख्या कम होती है। होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं, रिटेलरों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है होलसेलर के मुकाबले। और रिटेलर्स किसको बेचते हैं, कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो ये जो चेन है यहाँ से, यानी कि यहाँ से इनमें और इनमें इनमें, इसको हम बी2बी का नाम देते हैं। होलसेलर सेलिंग प्रोडक्ट्स टू रिटेलर्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स, और जो थोक विक्रेता है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को अपना सामान बेचते हैं। तो ये है बी2बी मॉडल। अब हम बात करते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, जो कि सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि मार्केट में संख्या ज़्यादा किसकी है, कंज्यूमर्स की है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो मॉडल प्रचलित होगा वो भी कौन सा होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल होगा। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वेयर एज बिजनेसेज सेल गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में व्यापार व्यवसाय सीधे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन माध्यम से वस्तुएं या सेवाएं बेचते हैं, यानी कि जब सीधा बिजनेस है और वह सीधा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कंज्यूमर को सामान देते हैं, बीच वाली जो चेन है ऑफलाइन वाली उसको छोड़ देते हैं, तो इसको हम B2C के नाम से जानते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर ई कॉमर्स मॉडल, और ये सबसे अधिक प्रचलित और सबसे लोकप्रिय ई कॉमर्स मॉडल है। क्यों है, क्योंकि ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है। फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, यानी कि इसमें संख्या बड़ी संख्याओं में ग्राहक होते हैं। लो वैल्यू बट फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन, यानी कि मूल्य तो कम होता है लेकिन बार बार खरीदने और बार बार लेन देन होते हैं, यानी कि आप जब किसी एक दुकान से सामान खरीदते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ बल्क में लेके आओगे होलसेलर जैसा और गोडाउन बनाओगे। आप छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शन करोगे, लेकिन आपके ट्रांज़ैक्शन फ्रीक्वेंट होंगे, लगातार कई दिनों में रिपीट होते रहते हैं। फिक्स्ड प्राइस, इनकी प्राइसिंग लगभग फिक्स ही होती है, जैसे पार्ले जी 5 का आएगा, ये इतने का आएगा, ये इतने रुपए किलो आएगी, तो लगभग प्राइस इसमें फिक्स ही होती है। फोकस ऑन मार्केटिंग एंड कस्टमर सैटिस्फैक्शन, और इसमें मार्केटिंग पे और कंज्यूमर की जो सैटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, उस पर फोकस किया जाता है। अब जैसे ये मार्केटिंग है, बाई वन गेट वन फ्री, इंडिपेंडेंस डे के डिस्काउंट दे दिए, होलसेल के कुछ और मतलब कोई ऑफर आ गया, ये आ गया, ये सारी मार्केटिंग के फंडे हैं और ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और वो इस मॉडल की क्या है, मेन विशेषता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कि B2C मॉडल का महत्व क्या है। इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ताओं को ये सुविधा प्रदान करते हैं। इट ऑफर्स वाइड प्रोडक्ट वेराइटी, और ये उपभोक्ताओं को उत्पादों की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध करवाते हैं कि हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे आज पार्ले की बात करो तो पार्ले का सिर्फ पार्ले जी थोड़ी चलता है, पार्ले के कई तरीके के प्रोडक्ट चलते हैं। पार्ले तो एक गरीबों का बिस्किट है, जो कि सबसे इसकी बॉटम लाइन में आता है कि इससे नीचे तो क्या ही लोगे, और ये इसकी ये कहे कि तो इसका आइकॉन भी है, ये इससे जाना भी जाता है पार्ले। बट पार्ले कई तरीके के प्रोडक्ट क्या करता है, ऑफर करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वाइड प्रोडक्ट वेराइटी ऑफर की जाती है। इट एनेबल्स डोर स्टॉप डिलीवरी, और ये घर तक डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान करता है। कौन? B2C मॉडल, तो होम डिलीवरी भी इसमें होती है। एग्जाम्पल बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, यानी कि जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है वो सारी B2C है। ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकट बुकिंग और फूड डिलीवरी, यानी कि जो भी टिकट बुक करते हो, फूड डिलीवरी की जो भी साइट वगैरह होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सारे B2C मॉडल पे बेस्ड है। अब बात करते हैं C2C। अब आप कहोगे कि सर C2C कैसे? जैसे मान लो आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है,
ठीक है, सेकंड हैंड हो गया, आप उसको बेचना चाहते हो, आपने उसको ओएलएक्स पे उसका एडवर्टाइज़मेंट दे दिया और ओएलएक्स के थ्रू आपको कोई थर्ड पार्टी यानी कि आप सीकर में हो और आपको कोई रिंग्स का या खाटू श्याम जी का कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो ओएलएक्स के थ्रू सीकर का बंदा रिंग्स के बंदे को सेकंड हैंड लैपटॉप बेच रहा है। ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, तो ये कौन-सा मॉडल कहा जाएगा? सी टू सी यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। Consumer to consumer e-commerce refers to online transaction where individual consumers sell goods or services to other customer consumer through a digital platform। यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स में उपभोक्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य उपभोक्ताओं को वस्तुएं या सेवाएं बेचते हैं, यानी कि दूसरे उपभोक्ता को वो अपनी वस्तु और सेवाएं बेचते हैं। द प्लेटफॉर्म एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएटरी, और ये जो इसमें प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो एक तरीके से मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसके फीचर्स क्या है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं सी टू सी मॉडल की? डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ताओं के बीच डायरेक्ट प्रत्यक्ष इंटरेक्शन हो जाता है, संपर्क हो जाता है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स लिस्टिंग एंड पेमेंट सपोर्ट। जो प्लेटफॉर्म है वो लिस्टिंग की और भुगतान सुविधा प्रदान करता है। मोस्टली यूज्ड फॉर सेकंड हैंड गुड्स, यानी कि ज़्यादातर सेकंड हैंड वस्तुओं का के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि कस्टमर मैन्युफैक्चर तो करता नहीं है। उसके पास तो कोई प्रोडक्ट पहले से खरीदा हुआ होगा, तो अब वो सेकंड हैंड हो गया। तो मोस्टली जो सी टू सी मॉडल है वो सेकंड हैंड मॉडल गुड्स में ही क्या किया जाता है, यूज़ किया हो जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इट एनकरेजेज रीयूज ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहली बात तो ये उत्पादों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देता है, यानी कि आप सेकंड हैंड कोई चीज़ बेच रहे हो और कोई उसको खरीद रहा है, तो वह तो इसका वापस यूज तो कर रहा है, तो यानी कि प्रोडक्ट को फेंकने की बजाय, वेस्ट करने की बजाय उसका रीयूज को ये क्या करता है, मोटिवेट करता है। इट प्रोवाइड्स इनकम अपॉर्चुनिटी, और ये आय के नए अवसर प्रदान करता है, यानी कि जो बंदा सेकंड हैंड आइटम बेचता है उसको तो इससे इनकम ही जनरेट होती है, तो इनकम अपॉर्चुनिटी ये ऑफर करता है। एंड इट रिड्यूस वेस्ट एंड प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी, यानी कि अपशिष्ट को कम करता है, यानी कि कचरे को कम करता है। जो चीज़ आप फेंकने वाले थे वो चीज़ आपने बेच दी, तो ये रीयूज हो रहा है, तो ये पहली बात वेस्ट को क्या किया, इसने रिड्यूस किया है। और स्थिरता को बढ़ावा देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि हम यूँ कहें कि हम एनवायरनमेंट को सोचकर या एनवायरनमेंट को साथ लेकर जब डेवलप करते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब क्योंकि आपने वो वेस्ट किया नहीं, उसको वापस यूज कर रहे हो, तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या है, सपोर्ट करता है। दैट्स वाई ये क्या है, स्थिरता या सतत विकास को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे ऑनलाइन रीसेल प्लेटफॉर्म, अभी मैंने कहा आप ऑनलाइन रीसेल करते हो, यानी कि ओएलएक्स, क्विकर, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या करते हो, अपना पुराना सामान बेचते हो। ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट, यानी कि ऑनलाइन नीलामी वाली वेबसाइट भी सी टू सी मॉडल के ऊपर बेस ही होती है। अब बात करते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। अब आप कहोगे ग्राहक बिजनेस को क्या बेचेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटिंग का काम करते हो और फ्रीलांसिंग में करते हो, और आपने क्या किया, अपनी स्किल बेच रहे हो, आप कंपनीज़ को बता रहे हो कि मैं आपका ये काम इस रेट पे कर सकता हूँ, यानी कि आप अपनी स्किल बेच रहे हो किसको, डायरेक्ट बिज़नेस को। तो ये मॉडल कहा जाता है कंज्यूमर टू बिज़नेस। कंज्यूमर टू बिज़नेस यानी कि सी टू बी ई-कॉमर्स इज़ मॉडल वेयर इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफर प्रोडक्ट्स, सर्विस और वैल्यू टू बिज़नेसेस, यानी कि कंज्यूमर टू बिज़नेस मॉडल में ई-कॉमर्स का वह मॉडल है जिसमें उपभोक्ता व्यवसाय को उत्पाद, सेवाएँ या मूल्य प्रदान करता है। हियर द कंज्यूमर बिकम्स द सप्लायर, और इसमें उपभोक्ता आपूर्तिकर्ता की भूमिका निभाता है, यानी कि सप्लायर कौन है, उपभोक्ता है। फीचर क्या है इसके, कंज्यूमर्स सेट प्राइसेस और बिड्स, यानी कि उपभोक्ता स्वयं की कीमत या बोली तय करता है, यानी कि एक तरीके से आप अपनी स्किल को इसको बेचते हो, तो आप अपनी प्राइस भी आप ही तय करते हो। बिजनेस इज चूज सुटेबल ऑफर, बिजनेस को जो अच्छा लगता है वह उस हिसाब से उसके प्रस्ताव को चूज करते हैं। कॉमन इन फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल सर्विसेज, ज़्यादातर ये फ्रीलांसिंग और डिजिटल सेवाओं के लिए क्या है, प्रचलित एक कॉमन चीज़ है। इंपॉर्टेंस क्या है इस मॉडल का, इट एम्पावर्स कंज्यूमर्स, ये उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये लचीले आय के अवसर प्रदान करता है, यानी कि आप अपनी स्किल्स को ऑनलाइन भी बेचते हो, तो ये एक तरीके से आपको इनकम या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके देता है। वो भी फ्लेक्सिबल होती है, ऐसा नहीं कि आपको यही करना पड़ेगा, रिजिड कुछ भी नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल है। एंड इट रिड्यूसेज बिजनेस ऑपरेशनल कॉस्ट, ये व्यवसाय की संचालन लागत को भी कम करता है, यानी कि बिजनेस को खुद को नहीं ढूंढना पड़ता कि हमें ये काम करवाना है तो हम किससे करवाए, डायरेक्ट सी टू बी मॉडल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर वो प्रोफाइल चेक करते हैं फ्रीलांसिंग वगैरह में, और जो उनको अच्छा लगता है उसको वो कॉन्टैक्ट करके अपना काम पकड़ा देते हैं। दैट्स इट। इस हिसाब से उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वह क्या होती है, रिड्यूस होती है। एग्जाम्पल की बात करें, फ्रीलांसर्स ऑफरिंग सर्विसेज टू कंपनीज, यानी कि फ्रीलांसर द्वारा कंपनियों को सेवाएं देना सी टू बी मॉडल है। कंज्यूमर्स गिविंग प्रोडक्ट रिव्यूज एंड कंटेंट फॉर पेमेंट, यानी कि भुगतान के बदले उत्पाद समीक्षा या कंटेंट प्रदान करना। आज आप अनबॉक्सिंग वगैरह देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, तो कई बार तो क्या है कि वो खुद बिज़नेस उनसे करवाता है, लेकिन
रेट तो वह अनबॉक्सर ही तो अपनी डिसाइड करता है, तो वो एक तरीके से क्या है उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा है, उससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है, ऐसी बात नहीं है, उनके प्रोडक्ट खूब बिकते हैं। या फिर कोई मूवी का रिव्यू करता है, ठीक है? आप देखते हो ऑनलाइन वगैरह सारा, तो ये क्या है सी टू बी मॉडल है, यानी कंज्यूमर खुद बिज़नेस तक पहुँचता है या यूँ कहें बिज़नेस खुद कंज्यूमर तक पहुँचता है, लेकिन इस मामले में कंज्यूमर क्या होता है, सप्लायर होता है और अपनी रेट खुद तय करता है। अब बात करें बी टू ज़ी यानी कि बिज़नेस टू गवर्नमेंट। Business to government e-commerce involves online transactions between business organization and government departments यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स में व्यावसायिक संगठनों और सरकारी विभागों विभागों के बीच ऑनलाइन लेन देन होते हैं। दिस मॉडल इज वाइडली यूज्ड इन ई टेंडरिंग एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स यानी कि यह मॉडल मुख्य रूप से ई टेंडरिंग और खरीद प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो अभी सड़क वगैरह का काम चलता है, रोड वगैरह का, तो वह क्या सरकार ऐसे बोली थोड़ी लगाती है कि हमें रोड डलवानी है, कौन आएगा काम करने? सरकार एक वो निकाल देती है, निविदा निकालती है, टेंडर निकालती है और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ हैं, वो निविदा या उस टेंडर को भरकर सरकार के पास ऑफ़र करती है कि हम ये काम इस हिसाब से कर देंगे आपका। तो ये कौन-सा मॉडल है जब बिज़नेस खुद गवर्नमेंट से क्या करते हैं, बिज़नेस और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांज़ैक्शन होते हैं और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होते हैं, तो इसको हम बी टू जी ई-कॉमर्स मॉडल के नाम से जानते हैं। फीचर्स क्या है इसके? हाई ट्रांसपेरेंसी, पहली बात तो उच्च पारदर्शिता होती है, यानी कि सरकार का जो भी काम होता है वो पब्लिक के सामने होता है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें नियम बड़े कड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल है कि कोई बात नहीं भाई साहब ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। ये भाई साहब वाला काम नहीं है, रूल कागज़ वाले चलते हैं, तो इसके स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। लार्ज वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें बड़े मूल्य के क्या दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ठेका होता है, टेंडर होता है, वो बड़ा ही हाई अमाउंट का होता है, करोड़ों का होता है, अरबों का होता है, तो इसमें जो वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होते हैं, एक तरीके से यूँ कहें बड़ी अमाउंट के होते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इट इम्प्रूव्स द ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट परचेज़, ये सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाता है। इट रिड्यूसेस करप्शन, ये भ्रष्टाचार को कम करता है, क्योंकि निविदा क्या होती है? पब्लिक होती है, इनके जो टेंडर होते हैं आप न्यूज़पेपर में देखते हो तो निविदा वगैरह, निविदा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेंडर बोलते हैं, एक तरीके से पब्लिक होती है, तो करप्शन भी इसमें क्या होता है? कम होता है। इट सेव्स टाइम टाइम एंड पब्लिक रिसोर्सेज, और ये समय और सार्वजनिक संसाधनों की बचत भी करता है। तो ये था अपना बी टू जी मॉडल। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनलाइन गवर्नमेंट टेंडर्स यानी कि सरकारी ऑनलाइन जो टेंडर होते हैं वो, डिजिटल प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स, डिजिटल सरकारी खरीद के पोर्टल्स। तो ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट, और अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की, जिसमें हम जानेंगे इंटरनेट एंड ई कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स में इंटरनेट का क्या रोल है। हम ये कहें तो इंटरनेट के बिना ई कॉमर्स है ही कहाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू यूनिट सेकंड की। बात करते हैं यूनिट सेकंड में इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स के बारे में, यानी कि इंटरनेट का ई-कॉमर्स के साथ क्या है, और देखा जाए तो ई-कॉमर्स इंटरनेट के बिना है ही क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगा तो दे ज़ाहिर-सी बात है इंटरनेट का यूज़ होना ही है। तो चलिए करते हैं, समझते हैं इस बात को। द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट अलाउज़ यूज़र्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट एंड एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज़ वर्ल्ड वाइड, यानी कि इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को जानकारी साझा करने, संचार करने और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देता है। यानी कि इंटरनेट चीज़ क्या है? इंटरनेट दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स है, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है, वो आपस में जुड़े हुए हैं और उनके जो यूज़र होते हैं वो एक दूसरे को अपनी जानकारी शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और जो ऑनलाइन सर्विसेज है वर्ल्ड वाइड लेवल की, उन तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करते हैं। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज ई कॉमर्स एक्टिविटीज आर मेनली कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की बात करें और ई कॉमर्स की बात करें तो इनके आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि ई कॉमर्स की जो मोस्टली अधिकांश गतिविधियां है वो इंटरनेट के माध्यम से ही संपन्न होती है। रोल ऑफ इंटरनेट इन ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स में इंटरनेट की भूमिका क्या है? इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, ये ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इट एनेबल्स ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये ऑनलाइन विपणन और विज्ञापन को संभव बनाता है। इट सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, और ये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को सहयोग करता है या उसको सपोर्ट करता है। एंड इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि खरीदार और विक्रेता के बीच में एक संचार को आसान बनाता है। कहने का मतलब इंटरनेट के माध्यम से ही जो ऑनलाइन गतिविधियां हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ई कॉमर्स की एक्टिविटी जब वो की जाती है, और इसके माध्यम से चाहे वो प्लेटफॉर्म की बात हो या मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बात हो या पेमेंट लेने देने की बात हो एंड कम्युनिकेशन की बात हो, ये सारा का सारा इंटरनेट के मार्फत होता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स में इंटरनेट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। एक्सपेंड्स मार्केट रीच ग्लोबली, यानी कि बाजार तक, यानी बाजार है उसकी पहुंच ये ग्लोबल लेवल पे करता है, या ग्लोबल लेवल पर बाजार की पहुंच को ये
ला के खड़ा करता है। इट रिड्यूसेज ऑपरेशनल कॉस्ट, ये संचालन की जो लागत है उसको ये कम करता है या उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, कोई फिजिकल ऐसा सेटअप नहीं रखना पड़ता कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। सो दैट्स व्हाई इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, कम हो जाती है। एंड इम्प्रूव्स स्पीड एंड एफिशिएंसी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ये व्यवसायिक लेन-देन की गति और दक्षता बढ़ाता है। जैसे मान लो अभी ये चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, वह जैसे मान लो कोई मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉस्मेटिक आइटम है, अब कोई कंपनी है उस कॉस्मेटिक आइटम का प्रोडक्शन करती है और उसका एडवर्टाइज़मेंट करना चाहती है। तो ये पहले पहले ट्रेडिशनल ज़रिए होते थे कि एडवर्टाइज़मेंट न्यूज़पेपर में डलवा दो, दीवारों पे रंग पुतवा दो, पोस्टर लगवा दो, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अभी इंटरनेट के माध्यम से क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, इंटरनेट के मार्फत कॉस्मेटिक आइटम कौन यूज़ करता है भई, जो अ, ल गर्ल्स है, यानी कि हम यूँ कहें तो 14 ईयर से 30 ईयर तक के आसपास की गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए ये प्रोडक्ट है। तो वह इस एज ग्रुप को ही ये प्रोडक्ट दिखे, इस तरीके का मार्केटिंग भी कर सकती है। तो ये एक तरीके से जो बिज़नेस एफिशिएंसी है, उसको क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। ये सारा पॉसिबल होता है इंटरनेट के माध्यम से। अब बात करें नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्किंग का मतलब होता है एक सर्वर होता है और उससे कई सारे जो सिस्टम हैं ये जुड़े हुए होते हैं, आपस में इस सर्वर से जुड़े हुए होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ये सर्वर होता है, ये क्लाइंट होते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क। और जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ता है, ये दूसरा नेटवर्क है। जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेटवर्क। ठीक है? एक नेटवर्क के अंदर की बात होती है तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट। ये आपके आगे आएगा इंट्रानेट। और जब 2 नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरनेट। और हम जिसको इंटरनेट बोलते हैं उसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेटवर्क। यानी कि कई नेटवर्क का आपस में जुड़ना, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेटवर्क। तो हम जिसको इंटरनेट बोलते हैं वह पूरा नाम होता है उसका इंटरनेटवर्क, और हम इसको शॉर्ट में इंटरनेट बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें नेटवर्किंग क्या होती है? Networking refers to the process of connecting two or more computers or devices to share data, resources and information। यानी कि नेटवर्किंग का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक कंप्यूटरों या उपकरणों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया से है, जिसमें डेटा, संसाधन और जानकारी साझा की जा सके। नेटवर्किंग इज एसेंशियल फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन ई कॉमर्स सिस्टम, यानी कि ई कॉमर्स प्रणाली में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है संचार के लिए नेटवर्क का होना। तो नेटवर्किंग एक बेसिक एसेंशियल चीज़ है ई कॉमर्स में। इसमें हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि किसी ऑफिस में है, उस ऑफिस में अलग अलग रूम है, यानी एक बिल्डिंग में अलग अलग रूम है, उन्होंने एक इंटरनेट लेन केबल के जरिए, जिसको हम लेन केबल ही बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसके ज़रिए इस क सिस्टम का, इस ऑफ़िस का, इस ऑफ़िस का, इस ऑफ़िस का और इस ऑफ़िस के जो कंप्यूटर है उनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये क्या कहा जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। और इन्होंने क्या कर रखा है, इस ऑफ़िस में ही क्या है, एक प्रिंटर है और इस प्रिंटर को इन सारे कंप्यूटर से जोड़ दिया। अब और इनके पास रिसोर्स एक थे, अब यहाँ से भी कोई प्रिंट की कमांड देता है तो भी यहाँ आ जाती है, यहाँ से देता है तो भी आ जाती है, ये भी आ जाती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहाँ ऑपरेट होता है, एक छोटे जियोग्राफिकल एरिया में ऑपरेट किया जाता है। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज़ ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स विदिन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज़ एन ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस। यानी कि LAN एक ऐसा नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कार्यालय, भवन या परिसर के भीतर कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसकी विशेषताएँ क्या है? स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड, यानी इसकी जो डेटा की स्पीड है ट्रांसफर की वो बहुत होती है, क्योंकि इसमें इंटरप्शन होता ही नहीं, छोटा सा एरिया ही होता है इसके पास, तो डेटा बहुत फास्टली ट्रांसफर हो जाते हैं। लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती इसको लगाने की। प्राइवेटली ओन्ड एंड कंट्रोल, और सबसे अच्छी बात है ये निजी स्वामित्व में होता है, क्योंकि बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये अंदर ही चलता है। दैट्स वाई ये एक तरीके से क्या होता है, इंट्रानेट होता है। जिस नेटवर्क के अंदर ही काम होता है या एक ही नेटवर्क की बात होती है तो हम उसे इंट्रानेट कहते हैं। तो इसकी ये विशेषता है कि इसमें कंट्रोल्ड रहता है। यूजेज की बात करें तो क्या उपयोग है इसका? शेयरिंग फाइल्स एंड प्रिंटर्स, यानी कि आपस में फाइलें भेजना और प्रिंटर को शेयर करना सेफ तरीके से, दैट इज़ इसकी यूज़ है इसका कि उसमें यूज़ किया जाता है। इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के भीतर आंतरिक जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, उसमें लिन की यूज़ होता है। एंड सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट, और एक केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन हो जाता है। जैसे मेन ऑफिस ये है, बाकी अलग-अलग ऑफिस ये है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो एक जगह पे ये क्या हो जाता है, डेटाबेस भी इसमें क्या हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है। ये इसका यूजेज है। अब हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क, जब दुनिया भर के एक बड़े एरिया के
वाइड एरिया दुनिया भर के नेटवर्क आपस में जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं वेन बोलते हैं, यानी कि जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं एक तरीके से, वह क्या है वेन ही है, वाइड एरिया नेटवर्क है। A wide area network connects computers over a large geographical area such as cities, countries and continents। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों जैसे शहरों, देशों, द्वीपों, महाद्वीपों आदि के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ वेन, यानी कि जो इंटरनेट है, नेट है, जिसको हम नेट भी बोलते हैं और भी छोटा हो गया अभी, तो वो वेन का एक सबसे बड़ा क्या है एग्जाम्पल। फीचर्स क्या है वेन के, लार्ज ज्योग्राफिकल कवरेज, इसमें बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कवर होता है। लोअर स्पीड कंपेयर टू लेन, लेन की तुलना में हम करें तो लेन की तुलना करें तो उसके तुलना में इसकी जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर की वो कम होती है। हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी स्थापना यानी इसको इंस्टॉल करने की खर्चा ज़्यादा होता है और इसकी मेंटेन कॉस्ट तो और भी ज़्यादा होती है। जैसे आज आप यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे हो तो अपने को बहुत आसान लग रही है ये यूट्यूब की क्लास, लेकिन जहाँ पर यूट्यूब का सर्वर पड़ा हुआ है उस बिल्डिंग को देखो जाके कभी, वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत हाई लेवल की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उस सर्विस की, उस जगह पे जहाँ इसका हेड बना हुआ होता है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। यूजेज पब्लिक एंड प्राइवेट कम्युनिकेशन लिंक्स, सार्वजनिक और निजी संचार लिंक होते हैं, यानी कि आप इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही तरीके के कम्युनिकेशन कर सकते हो। यूज किस में होता है इसका, कनेक्टिंग ब्रांच ऑफिसेज यानी कि शाखा कार्यालयों को जोड़ना, जैसे एसबीआई है, एसबीआई ने अपना वेन बना ही रखा है डेफिनेटली, जो इंटरनेट के माध्यम से काम करता है। एसबीआई की जो हेड ऑफिस है उसके अलावा जो एसबीआई की जितनी 17, 18, 20 हज़ार जो भी ब्रांचेज है वो सारी आपस में जुड़ी हुई होती है। तो कहने का मतलब जो ब्रांच ऑफिसेज है वो आपस में जोड़ने में वेन काम आता है। ऑनलाइन बैंकिंग एंड ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स में वेन काम आता है। ग्लोबल कम्युनिकेशन, वैश्विक संचार में ही वेन काम आता है। अब बात करते हैं बिजनेस यूजेस ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का बिजनेस में क्या यूज है। द इंटरनेट इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस फॉर वेरियस पर्पज, स्पेशली इन ई कॉमर्स, यानी कि व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग व्यापक तौर पे होता है और विशेष तौर पे ई कॉमर्स के क्षेत्र में तो इंटरनेट का यूज ही होता है। सबसे पहले बात करें मेजर बिजनेस यूज की, यानी कि मुख्य तौर पे बिजनेस में किस तरीके से इंटरनेट का यूज होता है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि ऑनलाइन खरीद और बिक्री में। डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में, डिजिटल विपणन और विज्ञापन में। आज जैसे रील का जमाना है तो हर बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, छोटी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी एक क्रिएटिव रील बनाती है। आपने भी हमारी रील्स देखी होगी दादा वाली, दादा अपना ब्रांड एम्बेसडर है एज़ यू नो दैट। तो ये क्या है, एक मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी होती है, यूँ कहें कि कुछ इन्फॉर्मेशन छोटे-छोटे पैकेट्स में देने की भी होती है। तो ये एडवर्टाइज़मेंटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का क्या होता है, इसमें इंटरनेट का यूज़ होता है। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, यानी कि ग्राहक ऑनलाइन सहायता करने के लिए, यानी कि आज कस्टमर अपनी रेटिंग वगैरह देता है और कस्टमर अपने ग्रीवेंस कंप्लेंट वगैरह करता है, सब ऑनलाइन होता है, वहाँ इंटरनेट का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में, उसको रिसीव करने में, बैंकिंग व्यवस्था करने में, ये सारे में इंटरनेट काम में आता है। एंड मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस, बाजार अनुसंधान और डेटा एनालिसिस में इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। बेनिफिट्स क्या है इंटरनेट के, फास्टर कम्युनिकेशन, यानी कि तेज संचार होता है, आप तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हो। कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी करता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, ना ही बिज़नेस को कहीं अपनी ऑफ़िस खोलनी पड़ती है कि आप यहाँ पर आके अपनी बात करो। बेटर कस्टमर रीच एंड सर्विस, यानी कि बेहतर ग्राहक पहुँच और सेवा इससे डिलीवर होती है। ये इंटरनेट का इसमें बेनिफिट है। अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो वेबसाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कहते हैं। आपने जो भी वेबसाइट देखी होगी वो भी जैसे www.google.com, ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू लगा हुआ है, डॉट कॉम लगा हुआ है, ये सारे अपने आप में कंपोनेंट है। डॉट कॉम डोमेन है, गूगल नाम है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब को बताता है, एचटीटीपी आता है इसके पहले, वो प्रोटोकॉल को बताता है। तो इंटरनेट में ये सारी चीज़ें यूँ कहें ये आईसीटी की ही टूल्स है, वो सारी चीज़ें, वो अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की। The World Wide Web is a system for interlinked web pages that are accessed through the internet using a web browser। यानी कि www इंटरनेट के माध्यम से वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस की जाने वाली आपस में जुड़ी हुई वेब पेजों की प्रणाली है। यानी कि जब आप गूगल क्रोम खोलकर उसमें कुछ वेबसाइट वगैरह सर्च करते हो, फिर उस वेबसाइट के माध्यम से उनके पेजेज़ पे जाते हो, इंटरलिंक जो पेजेज़ होते हैं, उनके वो सारी चीज़ें क्या कही जाती है, वेब कही जाती है, या यूँ कहें www कहे जाते हैं। फीचर्स क्या है इसके, यूजेज हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स, इसमें क्या होते हैं, हाइपरटेक्स्ट होते हैं और हाइपरलिंक होते हैं। आप कहीं एक जगह क्लिक करते हो फिर दूसरी जगह पहुँच जाते हो, दूसरी से जगह पहुँच जाते हो। तो इसको लिख के भी एचटीएमएल से जाता है, एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज में ये वेब पेज बनते भी हैं। इसमें हाइपरटेक्स्ट होते हैं और हाइपरलिंक्स होते हैं। ईजी एक्सेस
टू इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी तक आसान मतलब जानकारी तक पहुँच आसान करती है। सपोर्ट्स मल्टीमीडिया कंटेंट, इसमें कई तरीके की सामग्री समर्थन होती है, इमेज होती है, वीडियो होते हैं, गिफ फाइल्स होती है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें इसमें होती है, तो हम इसको कहते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट होता है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है इसका, उपयोगिता के अनुकूल, यानी कि आप देखते हो कितना क्रिएटिव अलग-अलग वेबसाइट होते हैं, यूज़र इंटरफेस इसका एकदम फ्रेंडली होता है। ये इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें, ई-कॉमर्स में क्या इम्पोर्टेंस है? प्रोवाइड्स ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स, यानी कि ऑनलाइन स्टोर उपलब्ध करवाता है। जैसे अभी तो ज़माना आ गया किसका, ऐप्स का आ गया। लेकिन ऐप्स से पहले क्या चलती थी? वेबसाइट ही तो चलती थी। अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इन सब की क्या हुआ करती थी? वेबसाइट हुआ करती थी। अब आ गया ऐप। तो ऐप क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है, तो और भी क्या करता है? आसान कर देता है। और वेबसाइट भी वही काम करती है जो कि एक स्टोर का काम करती है ऑनलाइन। सेकंड, इट एनेबल्स प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड प्रमोशन, ये उत्पादों के प्रदर्शन और प्रचार में सहायक है, यानी कि वेबसाइट पर जाकर आप चीज़ें देख सकते हो। जैसे आप अभी करियर एडनेस की वेबसाइट पे जाते हो, करियर एडनेस की बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हम टेलीग्राम पे भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट टेलीग्राम में जैसे वो ग्रुप है, जो चैनल है उसमें वह बहुत नीचे दब जाएगी, आपको नहीं पता होगा कि ये पीडीएफ मेरे लिए है। तो हमने क्या किया, करियर रेडनेस की एक वेबसाइट बनाई है, उसमें एक स्टडी मटेरियल करके हमने क्या बना दिया है, एक उस पे पेज बना दिया है स्टडी मटेरियल में। अब जैसे वहाँ जाते हो, वहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, फ़ोल्डर मिल जाता है सेमेस्टर फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। आप फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हो तो फर्स्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपकी आपकी आपसे ही रिलेटेड पीडीएफ होगी। तो बताओ ये आपने आपके लिए क्या कर दिया, ईज़ी किया ना काम। तो एक तरीके से जो वेबसाइट है, वो एक प्रोडक्ट डिस्प्ले का काम भी करती है, एंड इट इट सपोर्ट्स ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, और ये कई तरीके के ऑनलाइन लेन-देनों को भी क्या करता है, संभव बनाता है। अब बात करें प्रोटोकॉल्स की। अब देखो, हमें तो अब जैसे आपने यूट्यूब पे आपने लिखा करियर एडोनिस्ट, ठीक है? और वह चीज़ आपके सामने आ गई। इंटरनेट या यूँ कहें कंप्यूटर इन चीज़ों को नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है कि आप काम क्या कर रहे हो। आप जैसे अपन मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आपने मेल किया हमें, तो ये अपने को लग रहा है, लेकिन इसके पीछे काम करते हैं कुछ रूल्स, कुछ नियम काम करते हैं, और उन नियमों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। Protocols are a set of rules that define how data is transmitted and received over a network। यानी कि प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है जो ये कि बताता है, ये डिसाइड करता है कि नेटवर्क पर डेटा कैसे भेजे जाएँगे और डेटा कैसे प्राप्त किए जाएँगे। कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है जो कि हमने यहाँ पे कम रखे हैं, बाकी अगर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल को ज़्यादा जानना चाहते हो तो डिजिटल वर्ल्ड की एक क्लास हमने अपलोड कर रखी है, सेमेस्टर 3rd की, उसमें हमने प्रोटोकॉल की खूब बातें करी है। कॉमन प्रोटोकॉल की बात करें, जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल है फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज, यानी कि वेब पेज ट्रांसफर होते हैं, तो आपने देखा होगा हर वेबसाइट के पहले क्या लगा होता है, एचटीटीपी इस तरीके से लगा होता है। तो ये एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि वेब पेजेस में होता है। फिर इसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए एचटीटीपीएस होता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफरिंग होता है, जैसे आप पेन ड्राइव से फाइलें लेते हो तो वो भी एक तरीके से एफटीपी है, लेकिन हम बात करें नेटवर्क के तब ये प्रोटोकॉल में आता है, तो इसको एफटीपी बोलते हैं। एंड एसएमटीपी, ये मेल वगैरह भेजने में अ, भेजने वाले प्रोटोकॉल है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है। इंपॉर्टेंस की बात करें, प्रोटोकॉल का क्या इंपॉर्टेंस है, इट एंश्योर्स रिलायबल कम्युनिकेशन, ये विश्वसनीय संचार सुनिश्चित करता है। इट मेंटेन्स डेटा सिक्योरिटी, ये डेटा सुरक्षा को मेंटेन करता है। एंड इट स्टैंडर्डाइज डेटा ट्रांसमिशन, ये आपके डेटा ट्रांसमिशन को स्टैंडर्डाइज करता है, मानकीकृत करता है। अब बात करें इंट्रानेट एंड इंटरनेट। अभी हमने कहा अगर एक ही नेटवर्क के भीतर की आप बातें कर रहे हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इंट्रानेट। और अलग-अलग नेटवर्क का आपस में जुड़ने की बात करते हो तो हम इसको कहेंगे इंटरनेट। इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर इंटरनल इंफॉर्मेशन, यानी कि इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जिसका उपयोग किसी संगठन के भीतर आंतरिक जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। वहीं इंटरनेट इज ए पब्लिक ग्लोबल नेटवर्क एक्सेसिबल टू एवरीवन। वहीं इंटरनेट एक सार्वजनिक वैश्विक नेटवर्क है जो सभी के लिए सुलभ है। उसको हम कोई भी यूज कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट। डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर सिंपल सी बात करें तो इंट्रानेट इज ए प्राइवेट एंड इंटरनेट इज ए पब्लिक। इंट्रानेट निजी है और इंटरनेट सार्वजनिक है। इंट्रानेट इज यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन व्हाइल इंटरनेट इज यूज्ड फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। इंट्रानेट आंतरिक संचार के लिए काम में लिया जाता है या यूज किया जाता है, वहीं इंटरनेट वैश्विक संचार के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आपकी ऑफिस का इंटरनेटवर्क है, जो लेन है, तो वह एक तरीके से आपके लिए ही एक्सेसिबल है, तो इसको हम इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। वहीं हम वेन की बात करें तो वेन क्या है, कि इंटरनेट है। आई थिंक आप इस यूनिट को अच्छे से समझे होंगे। अब हम बात करेंगे मेजर इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जो कि आप रोज करते हो भाई, गूगल पे कर, फोन पे कर, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में ही आती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट 3rd की। ईपीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, समझते हैं इसको।
An electronic payment system refers to a system that enables the transfer of money electronically for goods and services purchased online without the use of physical cash और चेक्स। यानी कि ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम वह प्रणाली है जिसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, जिसमें नकद या चेक का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे आजकल आप कोई भी सामान लेते हो, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और सामने वाले को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो आपने ना तो कोई कैश यूज़ किया, ना चेक यूज़ किया और वस्तु और सेवा आपने खरीदी, उसके लिए आपने जो पेमेंट है वो ऑनलाइन किया। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आर ए कोर कंपोनेंट ऑफ ई-कॉमर्स बिकॉज़ दे मेक ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन फास्ट, कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात करें, तो ई-कॉमर्स का एक मेजर घटक है क्योंकि ये ऑनलाइन लेन-देन को तेज़ करता है, सुविधाजनक बनाता है एंड साथ ही में ये कुशलता यानी कि एफिशिएंसी के साथ होता है। यानी कि ई-कॉमर्स में जब खरीद-फरोख्त होती है, खरीदारी बिक्री होती है, तो उसका पेमेंट भी क्या होता है, ऑनलाइन ही होता है। तो ईपीएस या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ई-कॉमर्स का एक मेजर कंपोनेंट के तौर पे होता है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका ई-कॉमर्स में? इट एनेबल्स कैशलेस ट्रांज़ैक्शन, ये नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा देता है। इट सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स, ये समय और प्रयास की बचत करता है। आपको लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। आप अपने यहाँ से क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। इट सपोर्ट्स ग्लोबल ऑनलाइन ट्रेड, और ये वैश्विक ऑनलाइन व्यापार को सहयोग करता है या समर्थन करता है। एंड इट रिड्यूस पेपर वर्क, और ये कागजी कार्यों की कमी लाता है, यानी कि कागजी काम में ये कमी करता है। मेथड्स कौन-कौन से हैं? मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इंपॉर्टेंट है भई ये यूनिट आपकी। सबसे अच्छी बात है, जिन भी बच्चों ने ई-कॉमर्स रखा है मैं उनको ये कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि बहुत आसान सा पेपर आपने सेलेक्ट किया है। स्कोरिंग पेपर है, आप बहुत इसमें स्कोर कर पाओगे। बस आपको थोड़ा-सा स्मार्ट ढंग से आपको इसको आंसर करना हो, स्मार्ट ढंग से आपको पढ़ना है। और एज़ यू नो दैट करियर एजुनेस्ट इज़ विद यू। आप हमसे अगर पढ़ेंगे और अच्छे से इसको करेंगे, हम आपके कई सारे पेपर रिव्यू भी कर देंगे एग्ज़ाम से पहले, तो आप बहुत अच्छे से इसमें स्कोर कर पाओगे। हम कॉन्फिडेंट हैं हमें इस बात का। चलिए बात करते हैं इसके मेथड्स की। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूज्ड इन ई-कॉमर्स। कई तरीके के इसमें तरीके लिए जाते हैं ई-कॉमर्स में, जैसे क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट करते हो। क्रेडिट कार्ड अलाउज़ कस्टमर्स टू परचेज़ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड पे लेटर। यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से, देखो इसमें मैं यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सारी चीज़ें फिर तुरंत आपके क्लियर हो जाएगी। ये है आपका बैंक अकाउंट, ये है आपका बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में आपके पड़े हैं 10,000, ठीक है? और आपने बैंक का एटीएम कार्ड ले रखा है, अपन जनरली एटीएम कार्ड बोलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, डेबिट कार्ड कहा जाता है। आपने क्या ले रखा है, डेबिट कार्ड ले रखा है। और एक आपने क्या ले रखा है, बैंक से क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साख बोलते हैं। डेबिट कार्ड होता है, आप जैसे आपने कोई यहाँ पे अमेज़न से शॉपिंग करी और आपने उसका पेमेंट किससे किया, डेबिट कार्ड से। तब वो जो पेमेंट जाएगा वो इस 10,000 में से जाएगा जो कि आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। और अगर आप उसका पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड से, तो ये 10,000 रुपए आपके अलग हैं। क्रेडिट कार्ड में एक आपकी पर्सनल क्रेडिट लिमिट होती है जो बैंक आपको आपके ट्रांज़ैक्शन के आधार पे प्रोवाइड करवाता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो लिमिट कितने हज़ार की है, 50,000 की है। और यहाँ पे अमेज़न से आपने जो शॉपिंग कर रहे हो वो मान लेते हैं 5,000 की है। तो अब उस 5,000 का पेमेंट यदि आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, तो ये जो 50,000 की लिमिट है, इस लिमिट में से वो 5,000 रुपए का पेमेंट होगा, और एक दिन आपका इसका बिल बनेगा और उस बिल का आप पेमेंट करके वापस आप बैंक को ये पेमेंट कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने थोड़े समय के लिए बैंक से क्या लिया था, उधार लिया था, वो कि एक टाइम के बाद आप पेमेंट कर देते हो, जबकि आपका मेन अकाउंट बैलेंस ऐसा कैसा पड़ा रहता है। तो डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट करते हो, ये भी एक मेथड है। क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करते हो, ये भी एक मेथड है। ये दोनों चीज़ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बात करते हैं डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड से डिडक्ट मनी डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर्स बैंक अकाउंट, यानी कि डेबिट कार्ड से डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसा कटता है। नेट बैंकिंग, यानी कि जब आप वेबसाइट के माध्यम से क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो उसे हम नेट बैंकिंग कहते हैं। नेट बैंकिंग एनेबल्स यूजर्स टू ट्रांसफर फंड्स ऑनलाइन थ्रू दी बैंक वेबसाइट, यानी कि बैंक की वेबसाइट के माध्यम से जब धनराशि ट्रांसफर की जाती है उसे नेट बैंकिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल पेमेंट्स एंड यूपीआई, जो कि आपका सबका फेवरेट है। पेमेंट्स आर मेड यूजिंग स्मार्टफोन्स थ्रू मोबाइल एप्स एंड यूपीआई प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो स्मार्टफोन है और जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करके जो पेमेंट किया जाता है, जिसमें हम जनरली फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट के भी आ गए, अलग अलग के जितने भी जो आप ऑनलाइन पेटीएम वगैरह होते हैं वो सारे यूपीआई प्लेटफॉर्म है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल वॉलेट्स। डिजिटल वॉलेट्स स्टोर मनी इलेक्ट्रॉनिकली एंड अलाउ क्विक पेमेंट्स, यानी कि जो डिजिटल वॉलेट है वो धनराशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करते हैं और तुरंत पेमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये मेथड है किस चीज़ की,
डिजिटल पेमेंट के मेथड है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड का। फास्ट एंड कन्वीनिएंट, सबसे पहले तो तेज है और सुविधाजनक है। सिक्योर ट्रांजैक्शन है, सुरक्षित लेन-देन होता है। आप इसमें अपने पिन, ओटीपी या अपने फिंगर पासवर्ड ये सब लगाते हो तो ये सिक्योर है एंड ईज़ी रिकॉर्ड कीपिंग, और रिकॉर्ड रखना भी आसान है। आप हिस्ट्री में जाओगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा कि यार मैंने इतना पेमेंट था, ये मेरा कहाँ-कहाँ कटा। आप स्टेटमेंट वगैरह देखोगे तो इसका मतलब इसमें जो हिस्ट्री है या रिकॉर्ड है वह भी ईज़िली कीप हो जाता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। किस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में सुरक्षा से संबंधित क्या परेशानियाँ या समस्याएँ होती है? होती है भई, फ्रॉड वगैरह हो जाता है ऑनलाइन, तो वो सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ में आते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ रेफर टू रिस्क एंड थ्रेट्स अ, दैट में अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शंस इन ई-कॉमर्स, यानी कि सुरक्षा समस्याएँ उन जोखिमों और खतरों को दर्शाती है, जो कि ई-कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। मेजर सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या है? हैकिंग, यानी हैक हो जाना, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, यानी कि सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश हो जाना, यानी कि आपके सिस्टम को ही हैक कर लिया, तो ये भी एक इसका इश्यू है। एंड फिशिंग, फिशिंग क्या होती है? फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको कोई ऐसा लिंक वगैरह भेज दिया, उस लिंक पे आपने क्लिक किया और आपके ओटीपी वगैरह, आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह क्या कर ली गई? चुरा ली गई। उसे हम क्या बोलते हैं? फिशिंग कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी कोई आईडी, पर्सनल डेटा चोरी कर लिया और उसका क्या कर लिया? मिसयूज़ कर लिया। व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करना आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। एंड डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच का मतलब होता है लीकेज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कोई संवेदनशील जानकारी क्या कर देना? लीक कर देना, दैट इज़ नोन एज़ डेटा ब्रीचेज़ एंड मैलवेयर एंड वायरस। हार्मफुल सॉफ्टवेयर अटैक, यानी आपको कोई ऐसा लिंक वगैरह भेजा और लिंक भेजते ही आपका मोबाइल या आपका डिवाइस क्या हो गया? हैंग हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मैलवेयर कहते हैं, या इसको वायरस के नाम से जानते हैं, जो कि हानिकारक सॉफ्टवेयर के अटैक होते हैं, हमले होते हैं। तो ये कुछ बेसिक इसके मेजर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। अब बात करें मेजर्स टू एन्श्योर सिक्योरिटी। अब इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के क्या उपाय हो सकते हैं? पहला है एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का एन्क्रिप्शन। आज आपने देखा होगा कि टू स्टेप वेरिफिकेशंस होते हैं और आप व्हाट्सएप वगैरह ये एन्क्रिप्टेड मोड में होते हैं, तो दैट मीन्स एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि इन सारी चीज़ों से उसको क्या करना? सिक्योर करना। सिक्योर पेमेंट गेटवेज़, यानी सुरक्षित पेमेंट गेटवे होते हैं कि आपको रीडायरेक्ट करते हैं। आपने जैसे कोई पेमेंट किया और वो थोड़ी देर घूमने लगता है, रीडायरेक्टिंग करने लगता है और एक आपको एक सिक्योर गेटवे पे ले जाके छोड़ता है, दैट इज़ नोन एज़ द सिक्योर पेमेंट गेटवेज़। यूज़ ऑफ पासवर्ड्स एंड ओटीपी, आपके पास ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म होने से पहले ओटीपी आता है, तो यह एक टू स्टेप वेरिफिकेशन का काम करता है कि क्या आप ही हो, आपके पासवर्ड लीक तो नहीं हो गए, ओटीपी आपके अलग जगह पे आते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक इसका सिक्योरिटी बढ़ाने का है। एंड डिजिटल सिग्नेचर्स एंड फायरवॉल्स, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर और फायरवेल भी इसका काम करती है, जो कि जो फायरवेल वगैरह होती है वो तो एक तरीके से वायरस वगैरह को, मैलवेयर को रोकने का काम करती है, और डिजिटल सिग्नेचर ऑथराइजेशन का काम करती है। तो ये कुछ उपाय है जिससे आप क्या करते हो? डिजिटली डेटा को सेव करते हो या अपने ई-कॉमर्स में डेटा को सिक्योर करते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की, जिसे ई-बैंकिंग का नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स सच एज़ द इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स एंड एटीएम्स टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो बैंकिंग है उससे तात्पर्य होता है कि इंटरनेट, मोबाइल ऐप और एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा बैंकिंग लेन-देन करना। यानी कि जब हम ई-बैंकिंग का काम करते हैं, यानी कि कहने का मतलब आप बैंक गए, वहाँ पर आपने पैसे जमा करवाए, पैसे विथड्रॉ किए या कोई और ट्रांज़ैक्शन किया और ये सारा आप बैंक जाकर करके आ रहे हो, तो इसे हम बैंकिंग बोलते हैं। और जब यही काम आप इंटरनेट के थ्रू या अपने मोबाइल या डिवाइस के थ्रू करते हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ई-बैंकिंग कह देते हैं। वो चाहे ऐप के माध्यम से हो या एटीएम के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से हो, यानी कि बैंक में बिना जाए ही बैंकिंग काम करना, दैट इज़ ई-बैंकिंग। सर्विसेज़ प्रोवाइडेड बाय ई-बैंकिंग, क्या-क्या सर्विस होती है? जैसे आपने बैलेंस इंक्वायरी कर ली, आपने कोई पैसा इधर-उधर भेज दिया, ऑनलाइन बिल का पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन अकाउंट के स्टेटमेंट देख लिए, ये सारे ई-बैंकिंग के क्या है? फंक्शंस होते हैं। एडवांटेज में क्या है इसके, यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं? पहली बात, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपने रात को पेमेंट कर रहे हो और एसबीआई वाले रात को भी कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब लंच का टाइम चल रहा है। ना, ऐसा नहीं होता। बस वो वहीं ऑफ़लाइन मोड में ही आपको कह सकते हैं कि सर लंच ब्रेक है, बाद में आना। बट ऑनलाइन मोड में वो 24 घंटे सातों दिन आपके लिए आपकी सेवा में हाज़िर है, ये पहला इसका फ़ायदा है। दूसरा, टाइम सेविंग है, ऐसी बात नहीं, आप कहीं भी बैठकर कभी भी आपको जब टाइम मिले आप तब वो काम कर सकते हो, दैट मीन्स ये आपकी समय की बचत करता है। एंड ईज़ी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज़, आपकी बैंकिंग सेवाओं तक आपकी पहुँच को ये आसान बनाता है, दैट मीन्स ये होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें
फँसना पड़ता है, आराम से आपके मोबाइल में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, ये ई-बैंकिंग के फ़ायदे हैं। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग यानी कि एक तरीके से शेयर मार्केटिंग की बात कर रहा है, कि बिना स्टॉक एक्सचेंज में जाए हुए ऑनलाइन मोड में शेयर मार्केटिंग करना दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग। Electronic stock trading is the process of buying and selling shares and securities through online trading platforms instead इंस्टेड ऑफ फिजिकल स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें शेयर और प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है, ना कि स्टॉक एक्सचेंज में जाकर या स्टॉक एक्सचेंज के हेड ऑफिस में जाकर करना। यानी कहने का मतलब शेयर मार्केटिंग पहले एक्सचेंज में जाके होता था बहुत टाइम पहले, आज इंटरनेट पे होता है, दैट मीन्स इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग का नाम जानते हैं या नाम से जानते हैं। फीचर्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के? ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि पहले तो आपका एक डीमैट होता है जो जिसमें आप ये सारे काम करते हो, तो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ये इसकी विशेषता है, रियल टाइम प्राइस इन्फॉर्मेशन आपको सही रियल टाइम पे यानी कि ऑन द स्पॉट आपको सेंसेक्स का वगैरह का पता चलता है कि क्या मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स, यानी कि लेन-देन बहुत तेज़ होते हैं। इधर आपने बिड लगाई, इधर आपका जो हुआ तुरंत आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है, वो ऑर्डर क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें इसमें ऑन द स्पॉट होती है, फास्टिंग में होती है एंड रिड्यूस ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, और लेन-देन की लागत भी कम होती है। यानी बिना कहीं गए आप घर बैठे ही सारे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लागत भी क्या होती है, कम होती है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका स्टॉक ट्रेडिंग का ऑनलाइन करने का? इट इंक्रीजेज ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता बढ़ाता है। इट प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार तक आपकी पहुंच को ये आसान करता है। एंड इट इंक्रीजेज ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ये ऑनलाइन निवेश को भी प्रोत्साहित करता है, यानी घर बैठे आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये भी इसकी क्या है, महत्व है। अब हम बात करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस की, एथिक्स की, सिक्योरिटी एंड ई गवर्नेंस की, जो कि यूनिट 4th का क्या है, सेगमेंट है अपना। बात करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस की, यूनिट 4th में क्या होती है बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी कि क्या है इसको समझते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड टेक्निक्स टू कलेक्ट, एनालाइज एंड कन्वर्ट रॉ बिजनेस डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। यानी कि बीआई, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस से तात्पर्य उन तकनीकों, उपकरणों और विधियों से हैं जिनके माध्यम से कच्चे व्यावसायिक डेटा को एकत्रित करना, उनको विश्लेषित करना और उपयोगी जानकारी में बदला जाता है, ताकि डिसीजन क्या और भी लिए जा सके, बेहतर डिसीजन लिए जा सके। कैसे? जैसे मान लो आज अपन बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया, ठीक है? और इतने में वो आपको इंस्टा पे या कदर और प्लेटफ़ॉर्म पे, फेसबुक पे दिखने लग गए उसके ऐड। तो ये क्या था? ये आपके व्यवहार को स्टडी किया कि आपने वो चीज़ सेलेक्ट किया, तो हो सकता है आपको वही खरीदना हो, तो आपको उस तरीके की चीज़ें दिखने लग जाए। तो एक ये बिज़नेस इंटेलिजेंस का ही टूल्स है, यानी कि वो जितने भी डेटा है, चाहे वो इंटरनेट को यूज़ करने के रिगार्डिंग हो, आपकी कार्ट में क्या-क्या सामान ऐड हुआ है, आप कब-कब ऑनलाइन परचेज़िंग करते हो, किस मेथड से करते हो, इन सारे डेटा के ऊपर क्या होता है, एनालिसिस होता है और ये एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि डिसीजन क्या हो सके, बिज़नेस और भी मीनिंगफुल डिसीजन ले सके, इसको बिज़नेस इंटेलिजेंस कहा जाता है। बीआई हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर एंड बिज़नेस परफॉर्मेंस, यानी कि बीआई संगठनों को बाजार के रुझान समझने में, ग्राहक का व्यवहार समझने में और व्यावसायिक प्रदर्शन को समझने में सहायता करता है, तो ताकि वह और भी अपने डिसीजन को इम्प्रूव कर सके। कंपोनेंट्स क्या है बिज़नेस इंटेलिजेंस के, यानी कि इसके डेटा क्या है, घटक क्या है? डेटा कलेक्शन, यानी इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा स्टोरेज, यानी कि डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस, डेटा स्टोरेज बनाए जाते हैं, डेटा को भंडार किया जाता है। डेटा का एनालिसिस होता है एंड रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, को रिपोर्ट और विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारे बिज़नेस इंटेलिजेंस के घटक हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस, इसका क्या महत्व है बिज़नेस में या ई-कॉमर्स में? इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, ये निर्णय लेने की क्षमता को में सुधार लाता है। इट एनहांसेस बिज़नेस एफिशिएंसी, ये व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करता है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ये पूर्वानुमान और योजना बनाने में मदद करता है। एंड इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। कहने का मतलब आज जो भी मार्केट में चल रहा है, कॉम्पिटिशन के तौर पे कह लो, एडवर्टाइज़मेंट के तौर पे कह लो या बिक्री के मामले में कह लो, इन सब में इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बिज़नेस अपने अच्छे-अच्छे डिसीज़न इसके थ्रू ही ले पाते हैं। अब बात करें एथिक्स इन ई-कॉमर्स की, यानी कि ई-कॉमर्स में नैतिकता क्या है? नैतिकता का मतलब होता है कि सही चीज़ें सही स्टैंडर्ड के साथ कस्टमर को परोसना या देना, डिलीवर करना, ताकि कस्टमर के साथ ट्रस्ट बना रह सके अपने बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ का, उसे हम एथिक्स कहते हैं। Ethics in e-commerce refers to moral principles and standards that guide acceptable behavior in online business activities.
ई-कॉमर्स में नैतिकता से तात्पर्य उन नैतिक सिद्धांतों से है और उन मानकों से है जो कि ऑनलाइन व्यापार में स्वीकार्य व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस हेल्प बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन बिजनेसेस एंड कस्टमर्स, यानी कि नैतिक व्यवहार व्यवसाय और ग्राहकों के बीच विश्वास स्थापित करने में मदद करता है। यानी कि एथिकल होना चाहिए, काम नैतिक होना चाहिए, और जब काम नैतिकता के साथ कोई इंटरप्राइजेज कस्टमर से जुड़ता है तो कस्टमर का उस ब्रांड में या उस इंटरप्राइजेज में क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है और कस्टमर उसका एक परमानेंट कस्टमर बन जाता है। मेजर एथिकल इश्यू इन ई कॉमर्स, यानी कि मेजर एथिकल इश्यू क्या है, जैसे मान लो सपोज करो आपने कहीं ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट खोली, कोई भी गूगल में वेबसाइट खोली, वहाँ से आपने ऑर्डर कर दिया, आपको वहाँ पे पिक तो कोई और दिखाई, इमेज तो कुछ और दिखाया, जब माल डिलीवर हुआ तो वह कुछ और था। यानी कि वहाँ आपको छोटी बड़ी साइज़ दिखा दी, यहाँ पे छोटी साइज़ डिलीवर हो गई। इंटेंशनली, गलती से नहीं, इंटेंशनली, यानी कि आपको खराब माल बेचा गया या इमेज में कुछ अच्छा दिखाया गया, वास्तव में कुछ और खराब था, ये सारी चीज़ें एथिकल नहीं होती, तो ये मेजर एथिकल इश्यू होते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्राइवेसी ऑफ कस्टमर डेटा की, यानी कि आपके जो डेटा है, चाहे वो कार्ड, बैंकिंग डेटा हो या आपके पर्सनल इश्यू हो, आपके एड्रेस हो, ये सारी चीज़ें ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे अपलोड होती है। तो एथिक्स ये कहती है कि उस जो डेटा है उसकी प्राइवेसी रखना एथिकल है। और कई बार जो बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ है वो आपके डेटा को बेचते हैं, तो ये क्या है, प्राइवेसी के साथ आपका क्या हो गया, एक समझौता हो गया, तो ये भी एक एथिकल इश्यू आता है। जैसे मान लो सपोज़ करो आप किसी कॉम्प्लेक्स में गए, कॉम्प्लेक्स मतलब आई मीन जैसे मान लो आप रिलायंस के स्टोर में गए, तो रिलायंस के स्टोर में है तो वहाँ से आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है हर बार। आपकी वहाँ जानकारी है कि आप कितनी रिटेलिंग करते हो, कितना आप शॉपिंग वगैरह करते हो, उनके पास एक अच्छा खासा डेटाबेस है। तो अगर वह जो मॉल है वह आपके डेटा को बेचे तो ये एथिकल इश्यू है। तो प्राइवेसी कस्टमर के डेटा की होना, एक तो ये एथिकल इश्यू है। सेकंड, मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसका दुरुपयोग करना एथिकल है। एथिकल इश्यू है फॉल्स एडवर्टाइजिंग, यानी कि गलत भ्रामक विज्ञापन देना एथिकल इश्यू है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेंस, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करना, यानी कि जो कॉपीराइट आइटम है इन तरीके की चीज़ों को देना, ये एथिकल इश्यू है। एंड ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ये भी एक आज के टाइम पे मेजर एथिकल इश्यू है। इम्पोर्टेंस क्या है एथिक्स का इन ई कॉमर्स में? इट बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट, ये ग्राहक विश्वास को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स ब्रांड रेपुटेशन, ये ब्रांड की छवि को बेहतर बनाता है। इट इंश्योर्स फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज, यानी कि निष्पक्ष व्यावसायिक व्यवहार को ये सुनिश्चित करता है। एंड इट रिड्यूसेज लीगल इश्यूज, ये कानूनी समस्याओं को कम करता है। यानी कि जो बिजनेस एथिक्स के साथ आगे बढ़ रहा है तो वहाँ पर दाव-पेच कानूनी थोड़े कम हो जाते हैं। कस्टमर का उस ब्रांड में अच्छा ट्रस्ट हो जाता है और उस ब्रांड की भी रेपुटेशन बनती है। और ये एक फेयर बिजनेस प्रैक्टिस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, इनहेंस करता है। तो ये इसके मेजर इंपॉर्टेंस है। अब बात करें सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में सुरक्षा क्या है? सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, सिस्टम्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मिसयूज एंड साइबर थ्रेट्स, यानी कि ई कॉमर्स में सुरक्षा से तात्पर्य ऑनलाइन लेन-देन, सिस्टम और डेटा को अनधिकृत पहुंच, दुरुपयोग और साइबर खतरों से बचाना या सुरक्षित रखने से है। सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर द सेफ फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय है वह सही और सुरक्षित ढंग से संचालित होता रहे, इसके लिए उसकी सिक्योरिटी बहुत क्या है, जरूरी है। मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, यानी कि क्यों जरूरी है सिक्योरिटी? बिकॉज डेटा थेफ्ट होते हैं, यानी कि डेटा चोरी हो जाते हैं, हैकिंग होती है, साइबर फ्रॉड हो जाते हैं, और जो पर्सनल जानकारी है, आइडेंटिटी है, वो थेफ्ट होती है, वो चोरी होती है। इसलिए जो ई-कॉमर्स है उसमें सुरक्षा होनी ज़रूरी है। सिक्योरिटी मेजर्स इन ई-कॉमर्स किस तरीके से हैं? अभी हमने कहा एन्क्रिप्शन टेक्निक्स, यानी कि एन्क्रिप्शन टेक्निक से सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। सिक्योर पेमेंट गेटवे लाकर सुरक्षित पेमेंट गेटवे के थ्रू सिक्योरिटी होती है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, यानी प्रमाणीकरण और प्राधिकरण की वजह के, ये भी एक सिक्योरिटी का ज़रिया है। एंड फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मलवेयर वगैरह को या इस तरीके की जो वायरस है इनको अपने सिस्टम में अटैक करने से बचाए, ये भी एक क्या है, ई सिक्योरिटी के उपाय है। अब बात करें ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट की सारी सर्विस या गवर्नमेंट का वो पार्ट जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली मोड में मिल जाता है, उससे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सरकार से स्कॉलरशिप ले रहे हो और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, और वही स्कॉलरशिप डीबीटीएल, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डीबीटी के थ्रू से आपके अकाउंट में आ जाती है। तो ये एक क्या है, ये ई गवर्नेंस का एग्जांपल है। यानी आप कहीं ऑफिस में नहीं गए, ऑनलाइन ही आपने प्रोसेसिंग करी और ऑनलाइन ही वो आपका काम हो गया। दैट इज कॉल्ड द ई गवर्नेंस।
E-governance refers to the use of information and communication technology by the government to provide services to citizens, businesses and other government agencies. यानी कि ई गवर्नेंस से तात्पर्य सरकार द्वारा नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी विभागों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। ई गवर्नेंस इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि जो ई गवर्नेंस है वो सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाता है, उनकी दक्षता बढ़ाता है और पहुंच को थोड़ा बेहतर बनाता है। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। टाइप्स की बात करें कौन कौन से प्रकार हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि गवर्नमेंट और नागरिक के बीच, गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि गवर्नमेंट और व्यवसाय के बीच, एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि सरकार से सरकार के बीच, यानी कि G2C, G2B एंड G2G। बेनिफिट्स क्या है ई गवर्नेंस के। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेस यानी कि जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, सरकारी काम है, उनमें ये पारदर्शिता लाता है। फास्टर सर्विस डिलीवरी, सेवाओं की जो डिलीवरी वो तेज होती है। रिडक्शन इन करप्शन यानी भ्रष्टाचार में कमी लाता है। एंड ईजी एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं, ये इसके फायदे हैं। टाइप्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पहला हम बात करते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि सरकार और नागरिक। गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C e-governance refers to the interaction between the government and citizens through electronic means to provide public service efficiently। यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस से तात्पर्य हुआ कि सरकार और नागरिकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले संपर्क से हैं, जिसके माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं प्रभावी ढंग से नागरिकों को सरकार द्वारा डिलीवर की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको स्कॉलरशिप का एग्जांपल दिया, वो एक तरीके से गवर्नमेंट टू सिटीजन ही है। हालांकि एज ए स्टूडेंट आप उसमें अप्लाई करते हो, वो तो ये गवर्नमेंट सिटीजन है। जैसे पेंशन वगैरह आती है ऑनलाइन हमें मिल जाती है। जैसे अपने को पीडीएस है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, यानी कि राशन पानी है, वो भी आजकल अपने को इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिल जाता है। हालांकि अपन को जाना पड़ता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये एक तरीके से क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ G2C इज टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन फ्रेंडली। यानी कि G2C मॉडल का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी सेवाओं को थोड़ा सुलभ बनाना, पारदर्शिता लाना और इसे नागरिक के अनुकूल बनाना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। सर्विसेज अंडर G2C यानी कि G2C में कौन-कौन सी सेवाएँ शामिल होती है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपको कोई प्रमाण पत्र चाहिए तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, चाहे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, कास्ट हो, इनकम हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, ये सारे आजकल क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए। तो ये आपको एक G2C मॉडल में आपको देखने को मिलता है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, यानी कि आपने कोई बिजली का बिल है, आपका कोई पानी का बिल है, आपने कोई टैक्स वगैरह है, यानी कि आईटीआर वगैरह है, रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह है, ये सारे आप अपन ऑनलाइन करते हैं। तो ये हमें जो सेवा है सरकार की, या जो सरकार ने जो हमें सर्विस दे रही है, वो हमें ऑनलाइन मोड में दे रही है। ये एक इसमें इसके अंडर आती है। ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि आपकी कोई समस्या है और आपने उसको ऑनलाइन शिकायत करी है और ऑनलाइन ही आपका उसका निदान हो गया, तो ये क्या होती है, ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, दैट वो भी G2C आती है। एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड स्कीम्स, यानी कि सरकारी योजनाओं की और जानकारी को ऑनलाइन एक्सेस करना, दैट इज ऑल्सो नोन एज G2C। इंपॉर्टेंस क्या है G2C का। इट सेव्स टाइम्स एंड कॉस्ट फॉर सिटीजन्स, ये नागरिकों का समय बचाता है और लागत भी बचाता है। इट रिड्यूस करप्शन एंड मिडिल मैन, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, और ना ही कोई बिचौलिया नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात है, आपको ऑनलाइन तो कोई कहेगा नहीं कि साहब इसके लिए तो पैसा लगेगा, आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। तो भ्रष्टाचार को ये क्या करता है, कम करता है। इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाता है सरकार की। एंड इट इनहेंसेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, और ये नागरिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है गवर्नमेंट सिस्टम में। ये था G2C। अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि G2B, सरकार और व्यवसाय। बिजनेस टू सॉरी गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि G2B ई गवर्नेंस में सरकार और व्यवसायिक संगठनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाला संपर्क शामिल होता है। द एम ऑफ G2B इज टू सिंप्लीफाई बिजनेस रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोसेस एंड प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेज, यानी कि G2B का उद्देश्य है कि व्यवसाय से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और व्यापार करने में आसानी प्रदान करना। यानी कि सर बिजनेस को टैक्स फाइल भी करना होता है, जीएसटी रिटर्न भी भरना होता है, और भी कई तरीके के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होते हैं। इन ये जो पेचीदगी भरा वाला ऑफलाइन मोड वाला काम है, इसको ईजी करना और व्यापार में ईज करना, यानी कि आप इजीली व्यापार कर सकते हो, इस उद्देश्य के साथ G2B होता है, या ये कहे G2B का ये उद्देश्य है। सर्विस क्या क्या आती है G2B के अंडर। ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, यानी कि
अपने व्यवसाय का आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लाइसेंस भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, कहीं जाने की नीड नहीं पड़ती। ई-टेंडरिंग एंड ई-प्रोक्योरमेंट यानी कि आप ऑनलाइन ही टेंडर वेंडर हो जाते हैं आजकल। प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदारी भी ऑनलाइन हो जाती है, तो ये इसके अंडर आता है। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस यानी कि आप ऑनलाइन कर का भुगतान कर सकते हो, कोई कंप्लायंस है उसका अनुपालन हो जाता है एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस सरकार की नीतियाँ और नियमों तक आपकी आसानी से पहुँच हो जाती है। इन सब में जी2बी की सेवाएँ दी जाती है, जी2बी में ये सेवाएँ दी जाती है। इम्पोर्टेंस क्या है जी2बी मॉडल का? इट रिड्यूसेज एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन बिज़नेसेस यानी कि जो व्यवसाय है उन पे जो प्रशासनिक कार्यों का बोझ होता है, उनको ये कम करता है। इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ये सरकारी अनुबंधों में पारदर्शिता बढ़ाता है। इट इनकरेजेज इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ये निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है, ये एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करता है, तो इसमें ये बेनिफिट है। एंड स्पीड्स अप अप्रूवल एंड कंप्लायंस प्रोसेस और जो आपने कोई चीज़ के लिए अप्लाई किया है, तो ईज़िली बहुत जल्दी वह अप्रूव हो जाता है और कई तरीके की कंप्लायंस प्रोसेस है, वह भी स्पीड से हो जाती है, इन सब में इसका महत्व है। अब बात करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अब सरकार टू सरकार कैसे होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, वो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम कॉन्टैक्ट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करे, तो गवर्नमेंट के साथ जब इलेक्ट्रॉनिकली मोड में ट्रांज़ैक्शन होते हैं, तो उसको हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। G2G e-governance refers to electronic interaction and data sharing between different government departments, ministries and agencies। यानी कि G2G ई गवर्नेंस से तात्पर्य विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले संपर्क और डेटा शेयर करने से है। G2G improves कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी विद इन द गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि G2G सरकार की आंतरिक कार्यप्रणाली है, कार्यप्रणाली में समन्वय लाता है या समन्वय बिठाता है और साथ ही में एफिशिएंट बनाता है इस पूरे सिस्टम को। फंक्शन क्या है जी2जी के अंदर? शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन यानी कि एक दूसरे के बीच डेटा और जानकारी को साझा करना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स जो विभाग है उनमें आपस में तालमेल बैठाना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑनलाइन संचार और रिपोर्टिंग का काम होना एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग नीतियाँ बनती हैं उनके क्रियान्वयन और उनकी निगरानी में ये काम करता है। इंपॉर्टेंस क्या है जी2जी का? इट इम्प्रूव्स इंटर डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी यानी कि जो अंतर विभागीय है यानी कि कई विभाग है उनके बीच ये दक्षता में सुधार करता है। इट रिड्यूसेज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कार्य की पुनरावृत्ति को रोकता है क्योंकि ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो जाता है कि अगर कोई काम हो जाता है उसका स्टेटस देखते हैं तो वहाँ डन हुआ हुआ दिखता है, कोई दूसरा उस काम को नहीं करता। दैट मीन्स ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को क्या करता है? रोकता है। इट इंश्योर्स बेटर पॉलिसी एग्जीक्यूशन ये बेहतर नीतियों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है एंड इट इन्हेंसेज डिसीजन मेकिंग और ये निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्या करता है? इन्हेंस करता है। अब बात करते हैं जी टू एम्प्लॉय यानी कि जो सरकार के कर्मचारी हैं उनको सैलरी वगैरह देता है, बोनस-वोनस या जो कुछ भी सरकार के कर्मचारी और सरकार के बीच जो संपर्क होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसे जी2ई कहते हैं। G2E e-governance refers to electronic interaction between the government and its employee। यानी G2E ई-गवर्नेंस में सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से संपर्क होता है। दिस टाइप फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि ये एक प्रकार से आंतरिक प्रशासनिक सेवाओं में सुधार पर केंद्रित होता है यानी कि उसका जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं उन पे ये केंद्रित होता है। सर्विसेज अंडर जी2ई इसके अंतर्गत क्या सेवाएँ दी जाती है? ऑनलाइन पेरोल एंड सैलरी मैनेजमेंट ऑनलाइन ही वेतन और सैलरी प्रबंध हो जाता है। लीव एंड पेंशन मैनेजमेंट यानी अवकाश और पेंशन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यानी कि जो आपका ट्रेनिंग वगैरह होती है और जो आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल वगैरह होता है, वह भी ऑनलाइन ही इवैल्यूएट हो जाता है। ये सारे इसके अंदर किए जाते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ये सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। इट रिड्यूसेज पेपर वर्क ये कागजी कार्यों में कमी लाता है एंड इट इन्हेंसेज ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रशासन में पारदर्शिता को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये हमने गवर्नमेंट के कुछ मॉडल देखे यूनिट 4th में। तो दोस्तों ये थी अपनी ई-कॉमर्स पेपर की क्लास जो कि माइनर पेपर है ईएफएम सब्जेक्ट का सेमेस्टर फर्स्ट का। और मैं यहाँ पे फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि जो लास्ट ईयर हमने ई-कॉमर्स का डाला है सिलेबस, हालाँकि सिलेबस यही है बट वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने का थोड़ा-सा एक समराइज़ वे में हमने किया है, तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। तो जो मैं कहूँगा जो स्टूडियस स्टूडेंट है, जो ये चाहते हैं कि मेरे पास मैटर ज़्यादा हो पढ़ाई के लिए, तो मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि वो ई-कॉमर्स की प्रीवियस क्लास भी ज़रूर देखें क्योंकि करियर रेज़ोनेंस ये है कि हम क्लासेस को ऐसे रिपीट नहीं करते, हमने नए सिरे से आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड करी है। तो इसमें थोड़ा डिटेल है, उसमें थोड़ा नटशेल में हमने समझाया है। दोनों ही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, तो ये हमारी
तरफ से एक प्रयास था ई-कॉमर्स वाले सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे से हो। तो यहाँ तक आपने क्लास देखी इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, हमारी जो क्लासेज़ है इन पे ज़रूर आप हाइप वगैरह करें क्योंकि आप हाइप करते हो तो आपके जैसे और भी स्टूडेंट हैं वहाँ तक भी अपनी क्लास पहुँचती है और अपनी आप सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ हमें भेजते हो, नो डाउट बहुत अच्छा लगता है। सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते कई बार तो उसके लिए आई अपोलोजाइज़ बट एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए ऑलमोस्ट सारी क्लासेज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है और एक कोशिश आप भी करें कि आप इन क्लासेज़ को एक अच्छे से पॉजिटिवली लें और हाँ, हमारी तरफ से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अपने करियर रेज़ोनेस के साथ हमेशा जुड़े रहे बने रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेज़ोनेस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।